आप सभी का स्वागत है क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 4 में। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अपना नोट्स बना रहे हैं। यही आशा के साथ ही वीडियो बना बना के हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी हमारा इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 4th पार्ट है which we are watching और studying now. ओके, तो आप बहुत केयरफुली अपना पढ़ाई कीजिएगा और बार बार चीजों को देखिए, समझिए। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पार्ट 4 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑलरेडी ये सब चीजें तो हम कर चुके हैं। We are moving already in the first topic what we have, how the French society has been divided into how was the French society, how it has categorized into 3 already we have done. The French Revolution has started, what was its causes, that also we have done, and these things also people have completed. Then the political causes भी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो आज ये ग्रोइंग मिडिल क्लास के अंदर जाने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस को भी रिकॉल कर लें ताकि हमको समझने में आसानी हो। जैसे स्टूडेंट्स एक चीज समझिएगा कि फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन शुरू हुई थी इसके पीछे कारण क्या थी कि हमने ऑलरेडी देखा कि फ्रेंच सोसाइटी जो 3 कॉजेस थे रेवोल्यूशन को वो हमने देखा। वहां पे एक बात आई थी कि मिडिल क्लास की। ये मिडिल क्लास कौन है, कहां से आए, ये लोग कर क्या रहे थे। मिडिल क्लास जो हैं जैसे कि धीरे धीरे सोसाइटी में जो एक नई आइडिया के साथ लोग आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप ही लोगों का। आप लोग अच्छे से समझो कि अभी आज के दुनिया में कोई ऐसा हो कि आप आज हो आराम से स्कूल से आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ डाउट से पूछ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो कि सडनली क्या हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस चीज में हम अभी हैं, जिससे हम हैबिचुएट हो चुके हैं, वहां पे एक कोई राजा आ जाए और राजा रूल करने लग जाए और किसी को घर से निकलने का कोई क्या राइट्स ना हो, किसी को कुछ बोलने का राइट्स ना हो। जैसे आज हम ये लॉकडाउन स्थिति भी हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, हम इसी को ही ले लेते। ऐसा ही स्थिति होता कि सभी को ये कोरोना छोड़ दीजिए, कोरोना नहीं होता और ऐसा ही स्थिति होता कि सभी को क्या घर के अंदर ही रहना होता और राजा अपने मिलिट्री पूरा भेज के कोई भी बाहर निकले तो उसको पनिश करता और किसी को कहीं जाने का अधिकार नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जो चीजें हम खरीद रहे हैं उसमें हमको टैक्स पे करने का होता। और दूसरा चीज, दूध भी खरीदे तो दूध 10 रुपए का खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलता है कि हमारा जो राजा होते हैं वो राजा बोलते हैं कि नहीं, दूध 10 रुपए का आप खरीदो, 2 रुपए आपको टैक्स गवर्नमेंट को देनी है, जो हम 1333 के बारे में यहाँ पे बात किए थे। और यहाँ लोकल में कोई म्युनिसिपैलिटी या जमींदार होता, वो भी बोलता है कि तुम दूध खरीदो मेरे को भी 1 रुपया दोगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो ओल्ड रीन होते थे या जो हमारे दादा परदादा होते थे वो लोग क्या इससे हैबिचुएट थे। इससे हैबिचुएट मतलब हाँ यार क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको आगे की ऑप्शन ही नहीं पता कि इसके बाद राजा के बाद भी कुछ होता है, राइट। ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था ना, इनको दूसरा ऑप्शन पता था कि राजा होने के बावजूद भी कुछ होता है। कैसे? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी था ना फ्रांस ने दे रखा था। समझो कैसे। हमने एक चीज पढ़ा था कि फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया था कि अपने 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से क्या इंडिपेंडेंट होने के लिए, 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस होने के लिए फ्रांस ने क्या किया था, हेल्प किया हुआ था। यस, ये पॉइंट तो आपको याद ही होगा। यहाँ जब 13 कॉलोनीज अमेरिका का इंडिपेंडेंट हो गया था, वहां पे क्या हुआ कि उनने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था जहां पे एवरी सिटीजन हैव राइट्स टू टेक देयर डिसीजंस, राइट टू स्पीक, राइट टू इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग वी कैन से इन दैट टाइम। यही जो आइडिया नए एजुकेटेड थे या नए जो ग्रोइंग सिटीजन्स थे, ये सिटीजन्स को भी क्या अच्छा लगने लगा, अरे ऐसा भी गवर्नमेंट हो सकता है कि राजा के अलावा भी दूसरा ऑप्शन आ सकता है। ये जो नए लोग उस समय के यूथ थे,
ये लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ पड़ा था कि राजा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मतलब ये सब लोग कौन थे जो हमने डिस्कस किया था कि क्या जो लॉयर हैं, टीचर हैं, उसके बाद जो आपके दूसरे प्रोफेशंस के वाले दुकानदार हो, ये सब लोग क्या धीरे धीरे ये सब आइडियाज गेन कर चुके थे और इसकी चर्चा ना क्या कॉफी हाउसेस में, छोटे छोटे सैलून में, यहाँ वहां होने लगे। लोगों ने चर्चा की नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा करेंगे, वैसा होगा, ये होगा। लोगों ने डिस्कस किया और लोगों ने और भी चीजें बोली। कोई भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब कभी राजा नहीं बन सकता, या गरीब कभी कोई चीज को राइट से नहीं ले सकता, या गरीब कोई चीज बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये सब लोगों को कहीं अटपटा सा लगने लगा था। बात समझ रहे हो? तो ये ग्रोइंग जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास के दिमाग में ये सब क्या बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे चीजें आने लग गई थी। पुराने चीजों से ये सब क्या हद हो चुकी थी इनके साथ। तो इन दैट केस ये लोगों को एक चीज क्या लगा था कि बाई बर्थ कैसे किसी को प्रिविलेज मिले। दिस क्लास वाज एजुकेटेड बिलीव दैट नो ग्रुप इज इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। तो ये जो लोग सोच रहे थे, कर रहे थे, अमेरिका का जो मैंने आपको बताया कि जो वहां पे जो क्या राइट्स है, वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। जो थिंकर्स नए नए आए थे उन लोगों के लिए ये सोचने वाली बात हो गई थी। तो ये जो लोग तो सोच ही रहे थे, मगर बोलते ना कि आग में घी डालना, आग में घी डालने वाला काम क्या किया, कौन किया? जो छोटे छोटे जो बोलते ना इनकी विजुक्रेट्स थे, फिलोसोफर्स थे, ये लोग भी अपने अपने आइडियाज को बुक्स के जरिए लिखकर प्रिंट मीडिया के तहत लोगों तक पहुंचाने लगे। लोगों के बीच में और भी नहीं यार सच है, ऐसा होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसे कुछ फिलोसोफर्स भी आ चुके थे, जैसे यहाँ पे फिलोसोफर्स की नाम दी हुई है, राइट? जीन जाक रोसियो, ऑरोच डी वोल्टेयर, फ्रांसिस्को मैरेस, चार्ल्स लुई मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक। एक्चुअली ये जो कुछ फिलोसोफर्स थे, ग्रेट थिंकर्स थे, इन लोगों ने अपने अपने किताब में क्या ये सब आइडियाज को स्प्रेड करने लगे। लोगों के बीच में और भी पैशनेट आने लगा कि नहीं यार ये ऐसा गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमको ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको भी उसमें राइट चाहिए। तो हम एक के बारे में देखते हैं। जॉन लॉक जो थे, जॉन लॉक क्या किए, एक किताब लिखे थे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या किताब लिखे थे? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इनने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मोनार्क का जो सिंगल राइट्स होता था ना कि मोनार्क ही, दैट मींस वो राजा ही सब कुछ सोच सकता है, राजा ही फाइनल डिसीजन लेगा, राजा का डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है या निर्णय होता है। इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था अपने किताब में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। ये एक वहां के क्वेश्चन बन सकते हैं। जॉन लॉक हैज criticized in his book that the doctrine of divine and absolute right of the monarch. What was the name of that book? Two Treatises of the Government. राइट तो दूसरे बात हमारे आते हैं जीन जैक रोसियो। इनने तो एक आग डाल दिया कि नहीं यार इसको राजा को सब अधिकार नहीं होना चाहिए, लोगों को भी अधिकार होना चाहिए, राइट। दूसरे आगे जीन जैक रोसियो। जीन जैक रोसियो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनका एक किताब था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इनने क्या लिख दिया था, इन विच ही प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनने बोला कि ऐसा गवर्नमेंट होगा जहां पे लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव हो हर एक डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन हो उस डिसीजन में लोगों की डिसीजन को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए। ऐसा कोई ना हो कि सिर्फ एक ही चीज डिसीजन ले। इनके ये क्या किताब में मेंशन कर दिया द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जीन जैक रोसियो ने भी डाल दिया अपना क्या, जितना घी डालना था उनने भी डाल दिया। इनने और एक चीज बताया था कि डिवाइन एम्पावर टू लेजिस्लेट एंड हिज एसेट दैट ओनली द पीपल्स हु वर sovereign had that all power right, that means powerful rights। हर वो व्यक्ति, हर वो सिटीजन जो वो कंट्री में रह रहा है वो सभी के डिसीजंस को मानना जरूरी है, ना कि एक के डिसीजन से कंट्री चलेगा। तो इनने भी घी डाल दिया। तीसरे आगे हमारे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया,
इनने भी एक किताब लिखा, ये किताब में इनने मेंशन कर दिया। किताब का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। किताब का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन विच ही प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इनने पहली बार वो आइडिया को मेंशन कर दिया कि जैसे तीन डिपार्टमेंट, तीन एरिया डिवाइड होनी है। लेजिस्लेटिव मतलब लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी मतलब न्याय प्रणाली का एक अलग से आदमी होना चाहिए, वो न्याय करे कि ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी देखो लेजिस्लेटिव ये लोग आए, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जुडिशरी ये दोनों के ऊपर नजर रखेगा कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो मॉन्टेस्क्यू अपने किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में ये सब मेंशन कर दिए। जिसमें क्या हुआ, आग जो लोगों के अंदर थी, ये आग और भड़कने लगी और भड़कने लगी। लोगों को तो लगा कि नहीं यार, अभी तो राजा क्या होना चाहिए, राजा क्या होना चाहिए, राजा को जाना चाहिए, हम लोग रूल करेंगे। ऐसा एक मोटिव, ऐसा एक पूरा एक बोलते हैं ना एटमोस्फियर वहां पे क्रिएट होने लग गई थी। ये सब क्या बोलते हैं, मतलब कहीं बम फूटने से पहले बम के अंदर जो है ना बारूद, बारूद में आग लगाई जा रही है और आग जो जो थोड़ा रस्सी निकल के रहता है ना, रस्सी धीरे 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 जल रही है और जब वो बारूद के नजदीक पहुंचेगी वो फटेगी ही फटेगी। दैट इज व्हाट नाउ ये लोग सब काम कर रहे हैं। फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स भी अपना काम कर लिए। लोग तो पहले से सोच रहे थे जब अमेरिका कॉलोनी डिवाइड हुआ था। इस सब चीजों में से लोग जस्ट एक इमीडिएट प्रोवोकेशन का इंतजार कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हम मूव करते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ ना, कि रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ कहां से? द इमीडिएट प्रोवोकेशन ऑफ द रेवोल्यूशंस, इमीडिएट प्रोवोकेशन ऑफ द रेवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियोस को ना बहुत केयरफुली देखना है और एक एक चीजों को अच्छे से समझना है। नहीं समझोगे तो परेशानी में तुम ही पड़ोगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये इमीडिएट प्रोवोकेशन ऑफ द रेवोल्यूशन, यही थे जो थिंकर्स मैं बता रहा हूँ। जॉन लॉक, रीडिंग furnish the mind only with the material of knowledge. It is thinking that the make what we read ours. उसके जीन जैक रोसू, man is born free but everywhere he is in chains. फिर हमारे मॉन्टेस्क्यू, a nation may lose its liberties in a day and not miss them in a century. राइट है। इनके कोटेशंस हैं, ये तीन थे जो उनका आइडिया बहुत ही ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट किए थे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशंस, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इमीडिएट प्रोवोकेशन ऑफ रेवोल्यूशंस। अभी अच्छे से समझना, इससे पहले 1614 फिफ्थ में 1789 जो हमने देखा ना, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? 1789 में। तो 1789 में ऐसा क्या हुआ कि लोग पूरे उतर आए फील्ड में, क्या क्रिकेट खेलने के लिए। तो लेट्स सी क्यों क्रिकेट खेले थे, मैच का रेफरी कौन था, क्या था, देखते हैं। तो ऑन 5 में 1789 लुईस 16 को लगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस है कंट्री में, तो क्या करना है, टैक्सेस बढ़ाना है। तो टैक्सेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, जो इनके तीन स्टेट है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट, ये तीनों स्टेट को गैदर करना पड़ेगा। असेंबली उनने बुलाया, किसने बुलाया? लुईस 16 ने बुलाया। टू द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। अभी ये समझना, जो लास्ट टाइम यहाँ का असेंबली बुलाया गया था वो 1614 में, 1614 में असेंबली बुलाया गया था। उससे पहले असेंबली, उसके बाद सीधा असेंबली कब बुलाया गया? 1614 में असेंबली बुलाया गया था। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा पेन ले लूं। क्या 1614 में असेंबली बुलाई गई थी, उससे बाद डायरेक्टली 1789 में असेंबली बुलाई गई। अभी ये असेंबली क्यों बुलाई गई 1789 में? इनको टैक्सेस को इंक्रीज करना था। क्या करना था? टैक्सेस इंक्रीज करना था, क्योंकि हमने देख चुके थे कि जो कंट्री था वो कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ चुके थे, इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां पे शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे एक चीज समझना है, जो इनकी मीटिंग होती थी, मीटिंग में इनका जो क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेट थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट दोनों का मिलके यहाँ पे 300 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। कितने? 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से। और
एक्चुअल में एग्जैक्टली थर्ड स्टेट से देखो देयर वर सीटेड, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्या है। तो थर्ड स्टेट से कितने आए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। फर्स्ट एंड सेकंड से कितने आए थे, 300 भेजा गया था, और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था। अब बोलो पूरे लोगों को भेज देंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए थे हर एक सोसाइटी के। तो इसमें क्या पीजेंट थे, आर्टिशियंस थे, वुमेन्स वेर डिनाइड टू एंट्री इन द असेंबली। अभी समझो ये जो भेजा गया था इनमें से पीजेंट, आर्टिशियंस, वुमेन्स, इन लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। किसके अंदर, वो जो असेंबली बुलाई गई थी। बात समझ रहे हो। तो इन लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट कैसे थी ये देख लो। सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ देख रहे हो, ये जो दो लाइन आपको दिख रहे हैं ये दो लाइन है हमारे फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट की, जो 300, 150 इधर 150 इधर, ये आमने सामने ये लोग बैठेंगे। और जो 600 आप देख रहे हो ना, ये सब खड़े रहेंगे, इनको असेंबली में बैठने की कोई जगह नहीं है, इन लोगों को यहाँ खड़ा होना है। आप देखो यहीं पे ही क्या डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई। इन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे खड़ा होना है, और जो फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग हैं यही लोग बैठेंगे। ये तो हद हो गई यार, ये इन लोगों को असेंबली में आप लोग बुला रहे हो और बैठने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हो, तो लोग तो गुस्सा करेंगे ही करेंगे। तो एनीवे जब यहाँ पे बात आई कि क्या यहाँ पे हमको टैक्सेस को इम्पोज करना है, तो बात यहाँ क्या थी, इनका जो वोटिंग एक था कि वोट होगी देन डिसाइड होगी कि हमको टैक्सेस को इम्पोज करना है या नहीं करना है। तो इनकी जो वोटिंग की राइट्स थी, वो वोटिंग की राइट्स क्या थी, ईच स्टेट देगा कितना, एक वोट। ईच स्टेट देगा एक वोट, एवरी स्टेट विल गिव वन वोट। यहाँ पे सभी को वोट देना नहीं है, हर एक स्टेट क्या करेगा, एक एक वोट देगा। डेफिनेटली आप देखो जो भी डिसीजन ये लोग लेंगे, अभी हर एक स्टेट को एक एक वोट देना है, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड स्टेट का क्या हो गया, तो डेफिनेटली 2 वोट हो जाएंगे। और रही बात आपकी क्या, एक वोट हो गई। मतलब मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे हर एक स्टेट को एक एक वोट देने के अधिकार है, तो फर्स्ट सेकंड को एक एक वोट हो गया, और आपका क्या हो गया, एक ही वोट हो गया। तो कहीं भी जो भी प्रपोजल वहां पे पास होगी, वो प्रपोजल डेफिनेटली किसके फेवर में होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के फेवर में होगी। बात समझ गए ना। ये जो प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर को थर्ड स्टेट के लोग क्या बोले, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये कतई नहीं होगा, ऐसा होना ही नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हमको क्या चाहिए, every individual must have right to give vote. Since first state, the second state were exempted from the paying tax, it was a foregone conclusion that King's proposal, a new tax would get the approval of the state general. अभी आगे की बात क्या है, यहाँ पे बात ये थे कि इनको एक एक वोट देना है, जो कभी भी नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, demand of grievance of peasant and artisan women were listed in some 40,000 letters where representative had brought with them. आप अभी समझना, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे, जो ये तीनों लोगों को यहाँ आने का अधिकार नहीं था, ये लोगों ने 40,000 लेटर लिख के यहाँ भेजे हुए थे, हमारी ये समस्या है, ये समस्या की यहाँ पे बात आप लोगों को करना है। बात समझ रहे हो। और यहाँ पे वोटिंग का क्या हो गया, जब वोटिंग की बात हुई कि नहीं वोट करनी है, तो ये लोग क्या किए, बोले नहीं वोट हम कैसे करेंगे, हमको ये थर्ड स्टेट के लोग बोले कि सभी को इक्वली राइट्स होना है और सभी के वोट्स को यहाँ पे काउंट की जाएगी, ना कि एक स्टेट को एक वोट होना है। तो ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ नहीं पाए, और फाइनली वहां से क्या करे, बर्जन मतलब वॉकआउट फ्रॉम दिस असेंबली। यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया, वॉकआउट, बोले हम आपसे सहमत नहीं है, वी आर नेवर बीन गोइंग टू पार्टिसिपेट एनी मोर इन दिस असेंबली। हम कोई टैक्सेस वैक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि वोट जो अधिकार है वो सभी को मिलना चाहिए। तो एनीवे यहाँ पे क्या हुआ, लोग थर्ड स्टेट के लोग यहाँ से आउट हो गए। अभी आगे क्या है, यहां से तो आपको पता हो गया ना कि मेन कारण क्या है, इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या है। आगे आपका आता है ये लोग कैसे गए और कहां पे इकट्ठा हुए और क्या किए। अभी आगे आपका आएगा टेनिस कोर्ट में एक था जहां पे लोग जाके अपना स्वतंत्र गवर्नमेंट बनाते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।